देश भर में आज इनकम टैक्स विभाग एक्शन में है। करीब 100 लोकेशन पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है। दिल्ली एनसीआर से लेकर अलग अलग राज्यों यानी कि राजस्थान में मिड डे मील घोटाले के खिलाफ आईटी का छापा पड़ा है। यूपी में राजनीतिक फंडिंग मामले में आईटी ने शिकंजा कसा है। खबर है कि छोटी छोटी पार्टियों को मिलने वाली राजनीतिक फंडिंग में बड़ा गोलमाल करने का आरोप है, जबकि पश्चिम बंगाल के आसनसोल इलाके में ममता बनर्जी के मंत्री के घर पर सीबीआई का छापा पड़ा है। खबर है कि यह छापेमारी कोयला घोटाले को लेकर की गई है, जबकि छत्तीसगढ़ में टैक्स चोरी की शिकायतों के बीच कई जगहों पर आईटी की छापेमारी हो रही है। तो आईटी और सीबीआई की ओर से 100 ठिकानों पर यह छापा मारा गया है। आपको बता दें, ये अलग अलग मामले बताए जा रहे हैं। एक तो शराब घोटाले को लेकर जानकारी मिल रही है, मिड डे मील में जो शिकायतें आई थी उस घोटाले से संबंधित भी ये अलग अलग जगहों पर सीबीआई की छापेमारी जारी है। और पश्चिम बंगाल के आसनसोल इलाके में ममता बनर्जी के मंत्री के घर पर सीबीआई का छापा पड़ा है। और आरोप ये भी लग रहे हैं कि छोटी छोटी जो पार्टियां हैं उनको मिलने वाली राजनीतिक फंडिंग में भी बड़ा गड़बड़ झाले के आरोप लगे हैं, जिसके बाद सीबीआई वहां पर हरकत में आई है। और यूपी में भी राजनीतिक फंडिंग मामले में आईटी ने शिकंजा कसा है। राजस्थान में मिड डे मील घोटाले के खिलाफ आईटी का छापा पड़ा है। तो ये अलग अलग राज्यों में आईटी और सीबीआई इस वक्त एक्टिव मोड में है और यही पता लगाने की कोशिश की जा रही है, जो घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं, कि कहां कहां ये जो काला धन है वो मौजूद है, घोटाले का पैसा कहां पर है। कहीं वो घर में तो छिपाकर नहीं रखा गया, किन ठिकानों पर ये छिपाकर रखा गया है। उसी सिलसिले में ये सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड इस वक्त देश भर में 100 अलग अलग ठिकानों पर जारी है। तो ये कानपुर और लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो आईटी की छापेमारी है, सीबीआई जो है वो भी एक्टिव मोड में है। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, इस वक्त जगह जगह सीबीआई और इनकम टैक्स की ये रेड। और जो आरोप लग रहे हैं कि कुछ अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, दरअसल जो इलेक्शन कमीशन है उसकी सिफारिश के बाद ये एक्शन जो है हो रहा है, क्योंकि ये फंडिंग कहां से हुई, इन छोटी छोटी पार्टियों को उसको लेकर ये सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़े घालमेल की ओर इशारा किया जा रहा है। अब यही पता लगाने की कोशिश की जा रही है सीबीआई और आईटी के इन छापों के जरिए। तो राजनीतिक पार्टी के पास ये कहां से चंदा आता है, उसको लेकर ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो देश भर में इनकम टैक्स विभाग एक्शन में। करीब 100 लोकेशन पर अलग अलग राज्यों में इनकम टैक्स विभाग ने आज ये छापेमारी की है। दिल्ली एनसीआर से के अलग अलग राज्यों में भी, राजस्थान में मिड डे मील घोटाले को लेकर ये आईटी का छापा पड़ा है। यूपी में राजनीतिक फंडिंग मामले में आईटी ने शिकंजा कसा है। खबर है कि छोटी छोटी पार्टियों को मिलने वाली राजनीतिक फंडिंग में ये बड़ा घालमेल होने का आरोप है। ये बड़ा जो गोलमाल किया जा रहा है, ये पैसा कहां से आ रहा है, किन किन पार्टियों को पहुंच रहा है, इसी सिलसिले में आईटी और सीबीआई की ये रेड देश भर में अलग अलग ठिकानों पर जारी है। तो जो चंदा उगाही होती है, जो राजनीतिक पार्टियों के पास पैसा पहुंच रहा है, ये फंडिंग कहां से हो रही है। 2100 रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं और इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर ये पता लगाने की अब कोशिश की जा रही है कि ये कौन से ये अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, किस तरह से इन्होंने नियम तोड़े हैं। अवनीश विद्यार्थी इस खबर पर और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अवनीश विद्यार्थी, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में कहां कहां छापेमारी हो रही है इस वक्त? देखिए मानसा, 2 जगह छापेमारी उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है। एक जगह लखनऊ, जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, गोपाल राय का घर लाल कुआं स्थित, वहाँ पर छापेमारी चल रही है। इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बना रखी है, कई सारे एनजीओज है, करीब 2 दर्जन से ज़्यादा एनजीओज के साथ गोपाल राय काम करते हैं और उनमें बहुत सारा फंडिंग का लेन देन का हिसाब किताब है, जिसको लेकर के आईटी की टीम आज सुबह 8 बजे से ही उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। वहीं दूसरी जो छापेमारी है वो कानपुर में हुई है। कानपुर के अंदर 3 लोकेशन पर जन राज्य पार्टी है, उसके जो कर्ता धर्ता हैं उनके
अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हुई है। एक केशव नगर के अंदर, इसके अलावा किदवई नगर के अंदर, अलग अलग, और काकादेव के अंदर, ये 3 अलग अलग कानपुर के इलाके हैं जहां पर छापेमारी की गई है। देश भर में सैकड़ों जगहों पर छापेमारी हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये 2 प्रमुख ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। एक क्रांति समाजवादी पार्टी, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, और दूसरी जन राज्य पार्टी। इन दोनों के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आईटी रेड में जो जानकारी मिली है वो बेहद महत्वपूर्ण है। तमाम कंप्यूटर्स, मोबाइल सभी सीज किए हैं आईटी की टीम ने। किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। स्थानीय पुलिस को सुरक्षा में वहाँ के जहाँ पर भी छापेमारी हो रही है वहाँ लगाया गया है। और कोशिश यही है, जो ट्रांजैक्शंस मिले हैं, खासतौर पर ये ट्रांजैक्शंस जून और जुलाई के महीने में हुए हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन बाकायदा चुनाव आयोग ने आईटी को दी थी, और उसी के बाद फिर आईटी ने उनका प्रारंभिक परीक्षण करने के बाद ये छापेमारी की है। बहुत सारे अहम दस्तावेज, बहुत सारी फाइलें, रसीद, ट्रांजैक्शन के बहुत सारे पेपर, ये तमाम सारी चीज़ें जो है वो इन ठिकानों से आईटी की टीम को बरामद हुई हैं। जी अवनीश विद्यार्थी और भी डिटेल्स आपसे लेंगे कि चुनाव आयोग की ओर से ये क्या सिफारिश की गई थी, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कहां कहां पर ये देश भर में जो छापेमारी इस वक्त हो रही है। और डिटेल्स के साथ इस वक्त हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी रवि यादव भी हैं। रवि यादव, आपके पास क्या जानकारी है? बताया जा रहा है बहुत से राज्यों में ये एक्शन हो रहा है, कहीं पर शराब घोटाले को लेकर, कहीं पर मिड डे मील घोटाले को लेकर। विस्तार से जानकारी दीजिए, क्यों ये छापे पड़ रहे हैं और कहां कहां पर पड़ रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज सुबह 7 बजे से यदि हम इसकी पहली गिनती शुरू करें तो जयपुर की जो टीम थी वो एक सर्च को लीड कर रही है। जो वहाँ के गृह राज्य मंत्री हैं राजेंद्र यादव, उनके और उनके परिवार पे, उनके दोनों बेटों पे, कई रिश्तेदारों पे 3 लोकेशन पे ये रेड चल रही है, जयपुर, कोटपुतली और गुड़गांव। और अगर टोटल परमिसेस की बात करें तो 53 परमिसेस हैं जहाँ रेड डाली जा रही है। 37 टीमें इस पे काम कर रही हैं, और जिसके अंदर 15 से ज़्यादा IRS और 21 ITO यानी इनकम टैक्स ऑफिसर, 2 ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के लोग इसमें लगे हुए हैं। और ये जो पूरा मामला है मिड डे मील घोटाले से जुड़ा हुआ है। और राजेंद्र यादव जो है मुख्यमंत्री राजस्थान जो है गहलोत, अशोक गहलोत के बेहद करीबी हैं, और कई दिनों से जो है आईटी इनके ऊपर जो है सर्विलांस रखे हुए थी। और आज सुबह 6 बजे से ये रेड शुरू हुई है। गुड़गांव की 4 लोकेशन पे ये रेड चल रही है, राजौकरी में ये रेड चल रही है, सुशांत लोक फेज 1, फेज 2 और DLF में ये रेड है जो इनके रिश्तेदारों के यहाँ चल रही है। और इसमें मैं आपको बता दूं 150 CRPF के जो जवान हैं उनको लगाया गया है सुरक्षा के लिए। लोकल पुलिस को जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बाहर तैनात किया गया है। अब दूसरी रेड की बात करते हैं जो दिल्ली में चल रही है। करीबन 14 ठिकानों पे ये रेड है और आबकारी विभाग की ये रेड है। आम आदमी पार्टी के जो संपर्क के लोग थे, जो ठेकेदारों के संपर्क के लोग थे, यानी कि उनको हम को अक्यूज कह सकते हैं, जो जांच के बाद जिनके नाम, जिनकी ट्रांजैक्शन सामने आई है, उनके ऊपर ये रेड है। और ये राजौकरी में जो है रेड है, तिलक नगर में रेड है, उत्तम नगर में रेड है जी। और एक बार फिर से जो आज की बड़ी खबर है, देश भर में आज इनकम टैक्स विभाग एक्शन में है। करीब 100 लोकेशन पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है। दिल्ली NCR से लेकर अलग अलग राज्यों, राजस्थान में मिड डे मील घोटाले के खिलाफ आईटी का छापा पड़ा है। यूपी में राजनीतिक फंडिंग मामले में आईटी ने शिकंजा कसा है। खबर है कि छोटी छोटी पार्टियों को मिलने वाले राजनीतिक फंडिंग में जो चंदा मिलता है उसमें गड़बड़ झाले की बात कही जा रही है। ये आरोप लगे थे, ये शिकायत जो है ये चुनाव आयोग को मिली थी और चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल इलाके में ममता बनर्जी के मंत्री के घर पर सीबीआई का छापा पड़ा है। ये छापेमारी कोयला घोटाले को लेकर की गई है, जबकि छत्तीसगढ़ में टैक्स चोरी की शिकायतों के बीच कई जगहों पर आईटी की छापेमारी हो रही है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक कई राज्य हैं जहां पर इस वक्त ये इनकम टैक्स की रेड चल रही है। आईटी और सीबीआई दोनों विभाग एक्टिव हैं और जैसा हमने आपको बताया कि अलग अलग मामलों में मिड डे मील घोटाले की बात कही जा रही है, पॉलिटिकल फंडिंग में टैक्स चोरी, मिड डे मील में कमाई, शराब घोटाले के सिलसिले में ये जगह जगह पर इस वक्त छापे पड़ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता खेमचंद जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी जुड़े हुए हैं और लखनऊ से आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी अवनीश विद्यार्थी जो लगातार हम तक डिटेल्स पहुंचा रहे हैं कि क्यों ये छापे पड़ रहे हैं। इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
तो देश भर में आज इनकम टैक्स विभाग एक्शन मोड में है। करीब 100 लोकेशन पर इनकम टैक्स विभाग ने ये छापा मारा है। दिल्ली एनसीआर से लेकर अलग अलग राज्यों में ये छापेमारी हो रही है। राजस्थान में मिड डे मील घोटाले के खिलाफ आईटी का छापा पड़ा है। वहीं उत्तर प्रदेश में राजनीतिक फंडिंग मामले में आईटी ने शिकंजा कसा है। छोटी छोटी पार्टियों को मिलने वाले फंड्स में बड़ा गोलमाल करने का आरोप है। जबकि पश्चिम बंगाल के आसनसोल इलाके में ममता बनर्जी के मंत्री के घर पर सीबीआई का छापा पड़ा है। खबर है कि ये छापेमारी कोयला घोटाले को लेकर की गई है। जबकि छत्तीसगढ़ में टैक्स चोरी की शिकायतों के बीच कई जगहों पर आईटी की छापेमारी हो रही है। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अवनीश विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। अवनीश विद्यार्थी, आप बता रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ और कानपुर में ये छापे पड़े हैं और चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। तो जरा समझाइए हमारे दर्शकों को, चुनाव आयोग ने ये सिफारिश क्यों की और जो राजनीतिक फंडिंग में ये जो गड़बड़ झाले के आरोप लग रहे हैं, दरअसल ये पूरा मामला है क्या? तो अवनीश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी अवनीश, आपने बताया था कि लखनऊ और कानपुर में छापे पड़े हैं, तो जरा हमारे दर्शकों को समझाइए कि राजनीतिक फंडिंग में ये जो गड़बड़ झाले की बात कही जा रही है, ये दरअसल पूरा मामला है क्या? चुनाव आयोग ने क्या सिफारिश की, क्यों ये सिफारिश की? देखिए, बहुत तरह की अलग अलग तरह की जानकारियां मिल रही हैं। अब तक लखनऊ में जो क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी थी उसके ठिकानों पर छापेमारी हो रही थी, गोपाल राय के ठिकानों पर। इसके बाद कानपुर से जानकारी आई कि 3 जगहों पर, वहाँ पर केशव नगर, किदवई नगर और काकादेव में जो पार्टी है जनराज्य पार्टी, उसके ठिकानों पर छापेमारी हुई है। और अब जानकारी आ रही है कि सुल्तानपुर में एक पार्टी है, उसके भी ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। अपना देश पार्टी का नाम है। अपना देश पार्टी के संस्थापक जो है वो महबूब अहमद हैं। इनके ठिकानों पर भी छापेमारी मिल रही है और ये बताया जा रहा है कि बैंक्स में ट्रांजैक्शन बहुत बड़े पैमाने पर पाया गया था। सैकड़ों करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन जो है वो पाया गया था, जिसके बाद बैंक ने इनकम टैक्स को कांटेक्ट किया और उसके बाद इनकम टैक्स की टीमों ने छापेमारी शुरू कर दी। तो ये 3 जगहों पर उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त छापेमारी की जानकारी है। सुल्तानपुर में अपना देश पार्टी के ठिकानों पर, 3 अलग अलग ठिकानों पर, इसके अलावा कानपुर के अंदर जनराज्य पार्टी के ठिकानों पर और लखनऊ के अंदर क्रांतिकारी समाज पार्टी, राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, उसके ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। इनपुट्स बहुत स्ट्रांग है इनकम टैक्स के पास, बैंक ट्रांजैक्शन के स्टेटमेंट हैं, तमाम सारे दस्तावेज, और उन्हीं के आधार पर जब प्रारंभिक जानकारी पुष्ट हुई है तब इनकम टैक्स की टीमें आज सुबह 8 बजे से अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही हैं। जैसे जैसे रिपोर्ट सामने आ रही है हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। खासतौर पर पेन ड्राइव्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, ये सभी सीज कर लिए हैं। मोबाइल फोन्स को इस्तेमाल नहीं करने की इजाज़त है। किसी को भी घर से बाहर अंदर स्टाफ, इनकम टैक्स के स्टाफ के अलावा इजाज़त नहीं दी गई। यहाँ तक कि जो सुरक्षा में लगे हुए पुलिसकर्मी हैं उनको भी आवास से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं इनकम टैक्स। खासतौर पर जो उत्तर प्रदेश के अंदर छापेमारी हो रही है उनमें बहुत सारे अवैध धन का जो ट्रांजैक्शन है, जो काले धन का जो ट्रांजैक्शन है वो कहीं ना कहीं मिला है और उसी के आधार पर ये छापेमारी तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के ठिकानों पर हो रही हैं। जी मीमांसा। जी, और हमारे साथ इस वक्त बीजेपी नेता खेमचंद शर्मा जी भी हैं। खेमचंद शर्मा जी, ये छापे पड़ रहे हैं देश भर में 100 लोकेशंस पर, और जब भी इस तरह की छापेमारी होती है तो जो राजनीतिक जो विपक्षी दल हैं वो ज़रूर सवाल खड़े करते हैं टाइमिंग को लेकर कि जो मूल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए दरअसल ये पूरा जो एक्शन है, सीबीआई, ईडी, आईटी, ये सब एक्टिव मोड में आ जाती हैं। देखिए, चोर तो शोर मचाएंगे। दिल्ली में क्या चोरी नहीं हुई है? हजारों करोड़ की चोरी हुई है। साफ साफ लोगों को दिख रहा है, लोग समझ रहे हैं। क्यों आपने L1 जो वेंडर हैं उनका जो कमीशन है 2% से 12% कर दिया? अभी इस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन में सामने आए कि 6% कमीशन वापस लेने की डील होती है कि 6% आपको ब्लैक में वापस करना पड़ेगा। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि 330 रुपए ज्यादा रिटेलर्स का जो मार्जिन है वो बढ़ा दिया गया है। क्यों? ऐसा क्या हो गया? 30 रुपए से 330 रुपए। आपने कहा था इनकम बढ़ेगी, लेकिन इनकम कम हो गई। 3000 करोड़ के आसपास एक्साइज से कम हो गई, 3500 के आसपास रेवेन्यू में कम हो गई। तो आपने कमाया क्या? आपने जनता को बेवड़ी बनाने की कोशिश किया, दिल्ली को बेवड़ी बनाने की कोशिश किया। आपने हर जगह ठेके खोल दिए, नॉन परफॉर्मिंग एरिया में ठेके खोल दिए, चारों ओर से आपने करप्शन किया। अब आपको की रेट क्यों बढ़ रही है?
रेड तो पड़ेंगी। जो को एक्सक्यूज हैं उनकी डिटेल निकाली गई है, उनकी ट्रांजेक्शन देखी जा रही है, उनसे पता किया जा रहा है कि कैसे कैसे चोरी हुई है, कहाँ कहाँ चोरी हुई है, कब कब चोरी हुई है, किस किसने चोरी की है, किस किस को पैसा दिया गया है, कहाँ कहाँ से पैसा दिया गया है और किस किसने पैसा लिया है। केजरीवाल जी अब मनीष सिसोदिया जी को बचा नहीं पाएंगे, वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बचा नहीं पाएंगे, उनका सर्टिफिकेट चलेगा नहीं। और हम सभी जानते हैं जब केजरीवाल के आसपास उनके मंत्री घपला कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, कमीशन खोरी कर रहे हैं, तो वो भी साफ सुथरे नहीं है, वो भी इस चोरी में शामिल है। और वो हल्ला मचाए तो जनता भी समझती है कि चोर हल्ला मचा रहा है, चोर चोरी भी करता है, हल्ला भी मचा रहा है, चीना चोरी भी कर रहा है, वो हालात हो रहे हैं। आपने देखा जहां भी इस तरीके के छापेमारी हो रही है वहां पे सीरियस एलिगेशन है, सीरियस सबूत पाए गए हैं, सीरियस एविडेंस है, तभी जो एजेंसियां अपना काम कर रही हो। इन एजेंसियों का काम ही ये है कि जहां पे उनको इनपुट मिलते हैं वहां पे उनको कार्रवाई करनी है, और जो साफ सुथरा है अगर कहीं गलत कार्रवाई होती है तो वो सामने भी आ जाती है कि भाई उसके पास कुछ नहीं मिला। लेकिन दिल्ली की, पर्टिकुलरली दिल्ली की बात मैं करना चाहूंगा, यहाँ पे हजारों करोड़ का घपला हो, ये घपला साफ साफ लोगों को दिख रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों भाई ऐसे कारोबार में जहाँ पे पैसा बनता ही बनता है, जहाँ पे कमाई होती होती है, वहां पे आपने 2% कमीशन से 12% कमीशन कर दिया, 10% कमीशन आपने सीधा बढ़ाया, मतलब 2.5 से 3 हजार करोड़ की आपने रेवड़ी अपने मित्रों में बांट दी, और उस रेवड़ी को वापस दूसरे हाथ से ब्लैक मनी के तौर पे आप अपने पास रख रहे हो, और उससे आप अपनी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उनको पूरी करने की कोशिश कर रहे हो। अभी ठीक है खेमचंद्र शर्मा जी, आपने मुख्य तौर पर आपका जो फोकस है वो पूरा दिल्ली पर रहा, और आप शराब घोटाला जो है उसको लेकर ये सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन ये जो हम देख रहे हैं अलग अलग लोकेशंस पर जो इस वक्त छापे पड़ रहे हैं, उसमें एक मुख्य मुद्दा ये भी बताया जा रहा है कि राजनीतिक चंदे में फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो ये मैं समझना चाहूंगी प्रेम कुमार जी आपसे, क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से ये कई पार्टियां बताई गई थी, 2100 रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, और ये चंदे में किस तरह से ये गड़बड़ झाला होता है, इसको लेकर क्या डिटेल्स हैं, जिसके बाद ये चुनाव आयोग की ओर से शिकायत की गई और फिर अब ये कार्रवाई हो रही है। जी विमलता जी, देखिए आज जो देश भर में छापेमारी हो रही है उसको 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। एक तो छापेमारी हो रही है जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और ऐसे प्रदेशों में जो गैर बीजेपी शासित हैं, और वहाँ एक छापेमारी हो रही है, और एक छापेमारी उत्तर प्रदेश में हो रही है, वहाँ पर उत्तर प्रदेश बीजेपी शासित है, लेकिन वहाँ छापेमारी किन पर हो रही है? वो छोटे छोटे दल जिन पर चुनाव आयोग ने जिस पर सवाल उठाया उस पर छापेमारी। इन दोनों छापेमारियों को जोड़िए, देखिए कि क्या हो रहा है। एक तरफ पॉलिटिकल गतिविधि इस रूप में है कि एनडीए को अपना विस्तार करना है, और अमित शाह जी दक्षिण में जा रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू के बेटे से मिल रहे हैं, अपना एनडीए का कुंभा बहुत सिमट गया है, और ऐसे समय में उनको कहां से संख्या मिलेगी? तो जो छोटे छोटे दल हैं उनके खिलाफ डायरीज बनाइए, तैयार कीजिए, और उसके बाद जब वो एनडीए में आ जाएंगे भविष्य में, और उसके तब उन पर ये सारे जो डायरीज है उनका इस्तेमाल खत्म हो जाएगा, उन पर जांच नहीं होगी। ये पूरा प्रैक्टिस चल रहा है पूरे देश में। इन छापेमारियों में कहीं भी, क्या मध्य प्रदेश में जो बच्चों का दिवाला खा लिया गया 112 करोड़ का, क्या में खबर है? क्या छापेमारी पड़ी? क्या नहीं पड़ी? क्योंकि वो बीजेपी शासित प्रदेश में ये एजेंसियां चुप, यहाँ छापेमारी नहीं हो रही। इसीलिए देखिए सवाल तो पुराना, लेकिन ये अग्रेसिवली ये सरकार उसी रूप में बढ़ रही है कि कैसे विपक्ष शासित प्रदेश में विपक्ष के नेताओं पर ये हमले किए जाए, एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाए, और वो छोटी छोटी पार्टियां बेचारी, अरे हिसाब देना है तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड में चोरी छिपे चंदा लिया जा रहा है, जिनसे चंदा ले रहे हैं और जिनको लाभान्वित कर रहे हैं, उनका एक से सामने करना चाहिए। कैसे भारतीय जनता पार्टी ने 2700 करोड़ रुपए चंदे लिए और किन से लिए, उनको क्या फायदा पहुंचा है, उसका तो कोई हिसाब देने के लिए तैयार नहीं। और छोटी छोटी खेमचंद्र शर्मा जी जवाब दीजिए, जो बात कह रहे हैं यहाँ पर प्रेम कुमार जी कि किस तरह से राजनीतिक विरोधियों पर आप निशाना साधते हैं, उन पर शिकंजा कसने की कोशिश करते हैं ताकि जो छोटे छोटे वो भी खत्म हो जाएं, आपके पास कोई आपको टक्कर देने की स्थिति में ना हो। खेमचंद्र शर्मा, हाँ ठीक है, अब आपकी आवाज आ रही है जी, बोलिए। देखिए आदरणीय प्रेम कुमार जी गलत तरीके से फैक्ट्स को रख रहे हैं। उनकी कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता हो सकती है, कोई कमिटमेंट हो सकती है, किसी के साथ एसोसिएशन हो सकता है,
उत्तर प्रदेश में जिन दलों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो कोई इतने बड़े दल तो है नहीं, या उनका कोई प्रेजेंस इतनी अच्छी तो है नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी के इफेक्ट को वहां पे कम या ज्यादा कर सके, या भारतीय जनता पार्टी को जिताने या हराने में वहां पे इफेक्टफुल हो सके। भारतीय जनता पार्टी अपना इलेक्शन 2017 में भी जीती, 2019 में जीती, और हम फिर से अभी इस साल भी हम बहुत अच्छे तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार बना के सामने आए। तो जहाँ गलत हो रहा है वहाँ कार्रवाई होगी। आदरणीय मोदी जी का साफ साफ कहना है, ना मैं खुद खाऊंगा ना ही किसी को खाने दूंगा। जब ये उनकी बात है, जब उनकी ये सोच है, जब उनकी ये नीति है, तो कार्रवाई तो होंगी। और हमारे राज्य में जो एजेंसियां हैं स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, जो भी जहां भी जैसे भी चोरी करता है वो पकड़ी जानी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, एनालाइजिंग होनी चाहिए। अगर कोई सही व्यक्ति है तो जांच के बाद वो साफ सुथरा बाहर आ जाएगा, लेकिन जो गलत है उस पर कार्रवाई जरूर होगी। इसी का परिणाम है कि आपको चारों ओर से कैश का भंडार मिल रहा है, संपत्तियां जब्त हो रही है, जो करप्ट लोग हैं, जो गलत लोग हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। और पर्टिकुलरली दिल्ली में तो दोनों हाथों से लूट की गई है, हजारों करोड़ का घोटाला किया गया है, और अपने आप को खुद से ही वो सर्टिफिकेशन दे रहे हैं कि हम तो साफ सुथरे हैं, हम तो ईमानदार हैं, हम कट्टरवादी ईमानदार हैं। लेकिन जनता उनको जान गई, जनता कहने लगी है कि गली लेकिन गली में खेमचंद्र शर्मा जी वो सवाल भी कर रहे हैं ना कि कुछ मिलता तो है नहीं, पहले भी छापा पड़ा तब भी कुछ नहीं मिला, उसके बाद ये जगह जगह छापेमारी की जा रही है, जब लॉकर खंगाला गया वहां भी कुछ नहीं मिला, तो इसीलिए वो अपने आप को क्लीन चिट दे देते हैं। आदरणीय प्रेम कुमार जी ये भूल जाते हैं कि सत्येंद्र जैन जेल में है, महीनों से जेल में है, उनको बार बार जमानत नहीं मिल रही है, कोर्ट उनकी जमानत को खारिज कर रही है। इसका मतलब सीरियसली उनके खिलाफ एविडेंस हैं, फैक्ट्स और फिगर्स हैं, तभी कोर्ट उनको जमानत नहीं दे रही है, नहीं तभी वो बाहर होते। वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और बहुत ही मजबूत मिनिस्टर हैं, और केजरीवाल जी के बहुत ही नजदीकी हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जब डिटेल चार्जशीट दायर होगी तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अभी सीबीआई ने, ईडी ने प्रेस वार्ता करके ये तो बताया नहीं कि हमें कुछ नहीं मिला, क्या मिला, कैसे मिला। जितने भी को एक्सक्यूज हैं सब पे रेड हो रही है, सबकी ट्रांजेक्शन खंगाली जा रही हैं। और ये आम आदमी पार्टी है, इतनी बेवकूफ तो है नहीं कि जो पैसा इन्होंने ब्लैक मनी में लिया अपने घर में रखेंगे, अपने ऑफिस में रखेंगे, अपने जो उनके क्लोज एसोसिएट्स उनके पास रखेंगे। जैसे पहले सत्येंद्र जैन ने रखा था, वो पकड़ा गया, महीनों से इनको पता था कि इन्होंने बड़ा घोटाला किया है, तो इन्होंने इंटेलेक्चुअल तरीके से उसको एडजस्ट किया है, तो वो चीजें निकलने में समय लगेगी। सारे ओएसक्यूज के पास से जब ट्रांजेक्शन देखी जाएंगी कि आपने 200 करोड़, 150 करोड़, 100 करोड़ निकाला, तो कहाँ गया, किसको दिया, कहाँ खर्च किया, तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। अभी हमने देखा कि एक्सक्यूज नंबर 13 के पिताजी ने क्या कहा कि 6% की डील हुई थी, सीधा सीधा आप 12% कमाइए और 6% हमें ब्लैक मनी के तौर पे वापस करिए। तो ये जब खुद एक्सक्यूज के पिताजी कह रहे हैं कि इस तरीके की डील हुई, और इस तरीके से पॉलिसी बनाई गई कि ज्यादातर जो आम लोग हैं इस पॉलिसी से बाहर हो जाएं, ना वो रिटेलर बन पाए और ना ही वो L1 लाइसेंस होल्डर बन पाए। और आप समझिए 2% ऐसे बिजनेस में जहां 2% में भी लोग कमा रहे थे, अच्छा कमा रहे थे, उसको आपने बढ़ा के 12% कर दिया। क्यों? पहले जो शराब का प्राइस लोग जो देते थे 530 रुपए के आसपास जो बोतल पे दिया जाता था, तो 560 के आसपास दे रहे हैं, और फिर भी जो आपके रिटेलर्स का जो मार्जिन है वो 330 रुपए हो जाता है। क्यों? इससे पता चलता है कि 330 रुपए रिटेलर के पास नहीं जा रहा है, वो व्यापारियों के पास नहीं जा रहा है, उसमें से 300 रुपए आम आदमी पार्टी की जेब में आ रहा है, 300 रुपए मनीष सिसोदिया जी और केजरीवाल जी की जेब में आ रहा है। अगर आदरणीय प्रेम कुमार जी इस पे कुछ प्रकाश डाल सकें तो बताएं। ठीक है प्रेम कुमार जी, हाल फिलहाल में ऐसे हमने कई जगह देखी जहां पर ये रेड्स मारी गई और नोटों का अंबार किस तरह से वहां से बरामदगी हुई, नोट गिनने की मशीनें तक वहां पर बुलानी पड़ी। अब सवाल ये है कि अगर इस तरह के दस्तावेज मिले हैं या इस तरह के कुछ संकेत भी मिले हैं, अगर वहां पर छापे मारे जा रहे हैं कुछ शिकायत मिलने के बाद या कुछ इस तरह के दस्तावेजों की जो बात की जा रही है, तो इतना डर किस बात का है? बिल्कुल, डर तो होना ही नहीं चाहिए। डर तो हमारे पास तो ईडी है, ईडी आज तक जिन किसी को भी पकड़ करके जेल में डाल रही है वो सब के सब विपक्ष के लोग होते हैं, तो डर तो उनको होना नहीं चाहिए। वो ईडी मुकदमा करे और उसका फैसला कई साल बाद आए और वो जेल में रहे, क्यों डरेंगे? जेल से निकलने तक का इंतजार करेंगे। ये स्थिति है। देखिए 8 साल हो गए, 8 साल में एक उदाहरण बता दें खेमचंद शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के घर में सीबीआई या ईडी के छापे पड़े हो? नहीं पता पाए, बल्कि जिन लोगों के घर में पड़े वो उनकी वापसी अगर बीजेपी में हो जाती है तो मामले ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। ये वही मैं कह रहा हूँ, एनडीए का पूर्वास निपुण चुका है, उनके पास कोई है नहीं, और छोटे छोटे दलों को ये डेटी तैयार कर रहे हैं। आगे वो अपने साथ उनको जोड़ेंगे, कहेंगे हमारे साथ 42 संगठन है, 45 संगठन है, जो
एनडीए पड़ा हुआ है, पॉलिटिकल लिमिट है, पूरी तरह से खेल है। इस बात का जवाब दीजिए ना कि क्यों क्यों लगातार विपक्ष के ही लोगों पर ये हमले किए जा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में नहीं फंसे? कर्नाटक में फंसे हैं, मध्य प्रदेश में फंसे हैं, इस राज्य में नहीं फंसे, लेकिन ये नहीं, उसके ऊपर कभी किसी की नहीं जाती। इस बात का जवाब केंद्र सरकार में देते हैं कि प्रेम कुमार जी का तो एप्लीकेशन है किसी पार्टी से। अरे ऐसा हमें आप डिटेन कर देंगे। ठीक है, जवाब देना चाह रहे हैं खेमचंद्र शर्मा जी, फिर आखिरकार ऐसा क्यों है? फिर आप भी नाम गिना दीजिए। मतलब बीजेपी नेता पूरी तरह से साफ सुथरे हैं, कोई भी भ्रष्ट नहीं है कि तमाम जो विपक्षी दलों के नेताओं पर ये इस तरह से सीबीआई की रेड हो जाती है, आईटी की रेड हो जाती है, लेकिन बीजेपी नेता पर नहीं। एक नाम तो बताइए ना, किसी पर रेड हुई हो। आदरणीय प्रेम कुमार जी, 2014 से पहले कोयला घोटाला में, 2G स्पेक्ट्रम में, कॉमनवेल्थ घोटाले में किन लोगों पे रेड पड़ रही थी? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर रेड पड़ रही थी? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर रेड पड़ी हुई थी? नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ईमानदार हैं और हमारे यहाँ पे इंटरनल सिस्टम है जिसमें चेक किया जाता है कि हमारे कार्यकर्ता भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व ना हो। तो जब हमारी सरकार नहीं थी तब ईडी सीबीआई की रेड ऐसे भ्रष्टाचारियों पर पड़ रही थी। तो अब जो हमारी सरकार है तो भ्रष्टाचारियों को और तेजी से बाहर निकाला जाएगा। तो आप बोलोगे कि नहीं, 2014 से पहले भी मोदी जी की सत्ता थी, वो गुजरात से ईडी को कंट्रोल करते थे, वो गुजरात से सीबीआई को कंट्रोल करते थे, वो गुजरात से इनकम टैक्स को कंट्रोल करते थे। आप बताइए तब किस पर रेड पड़ती थी? आप देखेंगे अधिकतर नेता कांग्रेस के और जो आज सोकॉल्ड जो विपक्ष है उनके नेता थे, तो आज भी उनके नेता पाए जा रहे हैं। तो जो चोरी करते हैं, जो चोर हैं, जहाँ पे चोरी होती है, जहाँ पे चोरी का ट्रेडिशन है, वहीं पे छापे पड़ेंगे। जहाँ चोरी की परंपरा ही नहीं है, जहाँ पे चोरी को बढ़ावा नहीं दिया जाता, जहाँ चोरी को प्रमोट नहीं किया जाता, जहाँ पे जो बड़ी लीडरशिप है वो कहती है कि 0 टॉलरेंस है चोरी के लिए, हम ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो वहां पे भ्रष्टाचारी तो मिलेंगे नहीं। भ्रष्टाचारी तो वहीं पे मिलेंगे जहाँ पे परंपरा है, जहाँ लगातार उन्होंने अपनी लेकिन खेमचंद्र शर्मा जी, ऐसे भी नेता है ना जो विपक्ष में रहे, जब आपकी पार्टी में वो शामिल हो गए तो वो फाइलें फिर बंद हो जाती हैं। तो सवाल तो जरूर आपसे पूछा जाएगा। मैं आपको पूरी सत्ता से कह दूं कि सबके ठीक है, मैं आ रही हूँ प्रेम कुमार जी, आ रही हूँ मैं आपके पास। किसी को भी इंटरफेयर नहीं करते। आदरणीय मोदी जी का साफ साफ कहना है, कोई भी चोर हो, चाहे हमारी पार्टी में शामिल हुआ हो या दूसरी पार्टी में है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जोरदार तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी के पास कुछ भी मिलता है, नहीं मिलता तो ठीक है, परेशान भी नहीं करना नेसेसरी, हमें अननेसेसरी किसी पे अविश्वास भी नहीं करना, लेकिन अगर एविडेंस मिलते हैं तो कार्रवाई भी होनी चाहिए। तभी करप्शन कम होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी सभी का कंट्रीब्यूशन देश के निर्माण में लगेगा। अदरवाइज कुछ लोग पैसा खाते रहेंगे, कमीशन खाते रहेंगे, अपने घर भरते रहेंगे और बाकी के लोग सफर करते रहेंगे। नहीं, ये देश के रिसोर्स सबके हैं और सबको मिलना चाहिए। प्रेम कुमार जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं खेमचंद जी की इस बात पर बोलना चाहता हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि 2014 के पहले बीजेपी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप की कोई छापेमारी क्यों नहीं होती, इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण, कैमरे पर रिश्वत लेते पकड़े गए थे और उसमें उनको सजा भी हुई। कब की बातें कर रहे हैं सर? एनडीए सरकार, उस केस में क्या हुआ? एनडीए की सरकार में मंत्री की 2014 से 2013 में जाइए, 12 में जाइए, रिश्वत लेने की। 12 में जाइए, येदियुरप्पा जी को याद कीजिए, उनके डायरी में लिखा हुआ था कि उन्होंने कैसे आप एक ही टॉपिक को बार-बार रिपीट कर रहे हैं। हजारों करोड़ के घोटालों पे जांच हो रही है और 2013 में भी, 12 में भी, 11 में भी हजारों करोड़ के घोटालों की जांच हुई। तो विपक्ष के ही सो कॉल्ड नेता थे, हमारे नेता नहीं थे। अच्छा खेमचंद्र जी, वो अपनी बात पूरी कर दें, फिर आप काउंटर कीजिएगा। हाँ बोलिए प्रेम कुमार जी। आप ये ना कहिए कि बीजेपी के नेता भ्रष्ट नहीं रहे। मैंने तो 2 4 उदाहरण दिए। जब आपकी सरकार है, अब 8 साल में एक बीजेपी नेता के घर में आप एक्शन, आप कोई कार्रवाई नहीं होती। मैंने कभी भी कहा मध्य प्रदेश में जो 112 करोड़ का घोटाला है, बच्चों वाला कहाँ है सीबीआई, कहाँ है ईडी? लेकिन वहाँ तो शिवराज जी की सरकार है, लेकिन व्यापक घोटाला हुआ, क्या हुआ, क्या नतीजा निकला? लेकिन वो नहीं निकला क्योंकि वहाँ लगातार सरकार ने मानी। ये बात है तो इस बात को मानिए ना कि हमारी सरकार में हमारे भ्रष्ट लोग जो है जश्न मना रहे हैं और आराम कर रहे हैं। जब कुछ कोई आजादी नहीं है उसको हम जेल में डालेंगे, कहिए बात।
जी, खेमचंद्र शर्मा जी जवाब दीजिए। और आरोप ये लगता है कि जो अहम मुद्दे हैं इस देश में, महंगाई, बेरोजगारी, जब भी जनता इस तरह की आवाज उठाती है या फिर राजनीतिक दल ये मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं, तो बस ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स हैं आपके, कि आप फिर सीबीआई, ईडी और इनका एक्शन हो जाता है और सबका ध्यान जो है वो इन सीबीआई की छापेमारी पर केंद्रित हो जाता है। इसका जवाब दीजिए। हम मैडम क्यों डाइवर्ट करेंगे? आज हमारे फर्स्ट क्वार्टर में जो हमारी इकोनॉमी 13.5% बढ़ी है, तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी स्थिति है। हम तो उसमें चर्चा करते चाहेंगे, हम तो चाहेंगे लोग उसको समझें, लोग उसको जानें, जन जन तक ये बात पहुंचे। हम क्यों डाइवर्ट करेंगे? लेकिन ये जरूरी है, अगर कोई चोरी करता है तो उसकी जांच होनी चाहिए, पकड़ा जाना चाहिए। जनता का हक जो मार रहे हैं, वो जो पैसा उन्होंने लिया है वो वापस आना चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। अभी ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी, हमारे कोई भी एक नेता को क्यों नहीं, क्या वह विपक्ष नहीं है? मध्य प्रदेश में विपक्ष नहीं है क्या? केंद्र में विपक्ष नहीं है? हमारे नेताओं ने क्या किया था 2014 से पहले? हमारे नेताओं ने जो गलतियां सरकार ने की उसको हमने उजागर किया, उसके बाद हम कोर्ट गए, हमने लगातार प्रयास किया और वो गलत थे तो उन पे कार्रवाई हुई। हमारे नेता गलत है नहीं, इसीलिए विपक्ष कॉन्फिडेंट नहीं है, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। अगर एविडेंस होता, हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, वो जुडिशरी में जा सकते हैं। और विपक्ष के पास फौज है वकीलों की, सीनियर वकीलों की फौज है, वो कोर्ट में जाके डायरेक्शन ले सकते हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, ईडी की इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी होगी, कोई रोक नहीं सकता। कौन रोकेगा? बात यहाँ पे यह है कि इनके पास कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि भाई विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई हो रही है तो जबरदस्ती से आप अपने नेताओं पे भी जांच करवाओ, अपने नेताओं पे भी आप रेड डलवाओ। क्यों? अगर वहां पे कोई है ही नहीं एविडेंस, कोई फैक्ट और फिगर पाया नहीं गया तो क्यों डलवाएं? आज इकोनॉमी की हालत हमारी बहुत अच्छी है, हम विश्व में फिफ्थ पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। हम यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ देते हैं जिन्होंने हमारे ऊपर रूल किया था। आज हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है, बड़ी बड़ी इकोनॉमी श्रिंक हो रही है और हमारी इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। आपने मैडम खुद एनालाइज किया है कि आप देखेंगे यूरोप में, इवन यूके की इकोनॉमी 11-12% श्रिंक हुई है। जहां पे 1 या 2% इन्फ्लेशन होता था, आज 10, 12, 13, 14% इन्फ्लेशन है। हमारे अड़ोसी पड़ोसी जो देश हैं वो फेल हो रहे हैं, उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है। और आज हमारा भारत पूरी तरीके से मैनेज है। हम अपनी सेनाओं को भी एम्पावर कर पा रहे हैं, सेनाओं के लिए भी इक्विपमेंट खरीद पा रहे हैं, हम अपने हेल्थ सेक्टर पे भी काम कर पा रहे हैं। हर जिला हॉस्पिटल को अपने इक्विप किया है, हर जिला हॉस्पिटल में हमने ऑक्सीजन की व्यवस्था की है। तेजी से सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान भारत चलाता है। भारत में सब लोग खाना मिले, कोई भूखा ना सोए, उसकी व्यवस्था की गई है। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने का काम भारत में किया गया है। ठीक है, मैं आखिरी कमेंट ले लेती हूँ प्रेम कुमार जी। आप देखिए, अगर कोई गड़बड़ी हो रही है, अगर ये शराब घोटाला हो रहा है, मिड डे मील घोटाला हो रहा है, ये आम आदमी का ही तो पैसा है ना। और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आखिरकार इस देश में क्यों ना हो? अगर शक भी है तो वहां पर छापा मारा जाए, अगर कुछ गलत नहीं होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो इस कार्रवाई से क्यों बचा जाए? प्रश्न तो इसलिए उठ रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी नहीं होता है। इन छापों का, इन सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल होता है राजनीतिक निष्ठा को दिलवाने के लिए, सरकार गिराने और बचाने के लिए। आप सजा दीजिए, पनिश कीजिए ना, कोर्ट में लाइए ना। ये अगर होने लगे तो इसका कौन विरोध करेगा? भ्रष्ट पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब बात में विकास की ला रहे थे, एक लाइन बोलना चाहता हूँ। देखिए, इंग्लैंड को हमने इकोनॉमी में आज पहली बार नहीं बचाया, हमने 2018 में बचा दिया था। अगर नोटबंदी और जीएसटी खराब नहीं आई होती तो हम जापान को भी बचा चुके होते। समझिए, 3 साल में हमारी इकोनॉमी का आकार बना बढ़ा। हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, परसेंटेज को आप भी समझते हैं, सब लोग समझते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन 16% से ज्यादा थी ग्रोथ रेट की, लेकिन इस बार 13.5%। कुमार जी, अनरियलिस्टिक ना बने। 16% आज के सिनारियो में आप अनरियलिस्टिक ना बने। 16% आज के सिनारियो में, जहाँ 1% भी बड़ी बड़ी इकोनॉमी के लिए मुश्किल हो रहा है, आप 16% ऐसी बातें कर रहे हैं। आप इस संसार में रहते हैं ना, आप आज के समय में रहते हैं। जब ग्लोबलाइजेशन आप देखेंगे तो पूरा इफेक्ट है, हम उससे अछूते नहीं रह सकते। जब पूरे विश्व में परेशानियां हैं, एक तरफ युद्ध चल रहा है, एनर्जी की समस्या है, एनर्जी के प्राइस बढ़े हुए हैं, उस समय आप 16% ड्रीम कर रहे हैं। आप सोचिए 13.5%, इतना बड़ा अचीवमेंट है। विश्व में कोई भी बड़ी इकोनॉमी इतना अचीव नहीं कर पा रही है, भारत अचीव कर पा रहा है। हम सभी को प्राउड होना चाहिए, उसका अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि ये बोलो कि नहीं 13.5% नहीं 23% होना चाहिए था, 25% होना चाहिए था। आप वैसा ठीक है खेमचंद्र जी, इतना ही वक्त था मेरे पास, लेकिन पैसे का हिसाब तो देना पड़ेगा। अगर कुछ गड़बड़ झाला है तो फिर एक्शन भी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी और खेमचंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए थे।